बहाने कमजोर लोगों का हथियार होते हैं, जिन्हें छाप छोड़नी होती है, कुछ कर गुजरना होता है, अपने अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास एवं निर्माण में योगदान देना होता है। वह बहानों की तलाश नहीं करते बल्कि करके दिखाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स की चेन स्थापित करने वाले सत्यवीर यादव। हर रविवार की तरह इस रविवार को हमारी प्रेरक कहानी के नायक हैं सत्यवीर यादव। प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी शीर्षक की इस सीरीज़ में यह नवीं कड़ी है। दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। सबसे पहले एक निवेदन, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अब विस्तार से बताता हूं मैं सत्यवीर यादव की कहानी। सत्यवीर यादव की कहानी उस इंसान की कहानी है जो खुद अपना लक्ष्य तय करते हैं और जिद और जुनून से उसे पूरा करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव नौताना निवासी सीमांत किसान बेगराज यादव व चंपा देवी के बेटे सत्यवीर बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। अपने ही गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई करने वाले सत्यवीर ने देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद तक का सफ़र कैसे पूरा किया, यह आगे चलकर हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सत्यवीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मौलिक विचारों की खान है। आप किसी बात में उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन वह अपने विचारों को आप पर थोपते नहीं हैं। उनसे जब भी बातें होती है तो परिवार केंद्रित नहीं बल्कि देश व समाज निर्माण पर केंद्रित होती है। सत्यवीर यादव की कहानी ऐसे शख्स की कहानी है जिनकी सफलता से प्रेरित होकर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के नामकरण तक उनके नाम पर कर देते हैं। उनका सफ़रनामा युवाओं को आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। सत्यवीर चाहते तो एक नामचीन कंपनी में बड़े ओहदे पर रहते हुए आराम का जीवन जी सकते थे, मगर वह इस काम के लिए नहीं बने थे। उन्हें असाधारण करना था। तभी तो मोटे वेतन व भरपूर संभावनाओं की नौकरी छोड़कर वह निश्चित से अनिश्चित की ओर बढ़े। अनिश्चित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं थी कि स्कूल शुरू करने की जिस राह पर वह आगे बढ़ना चाह रहे हैं वह कामयाब होगी या नहीं। ऐसा हुआ भी। बिल्डिंग मटेरियल के पैसे नहीं चुका पाने के कारण उनकी कार छिन गई, मगर हिम्मत नहीं छिनी। अर्धांगिनी सरला यादव ने सरलता और सहजता के साथ हर संकट में साथ दिया तो एक एक करके कई स्कूल खुलते चले गए। चूंकि सत्यवीर ने गांव का संघर्षपूर्ण जीवन निकट से देखा था, इसलिए आज भी उनके स्कूलों में ऐसे कई छात्र पढ़ रहे हैं जिनसे फीस नहीं ली जाती। सत्यवीर की बेटी स्वाति यादव साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया एट अटलांटिका से क्रमशः BS व MBA की पढ़ाई करने के बाद स्कूलों के संचालन का काम संभाल चुकी है। स्वाति की राजनीति की रुचि भी किसी से छुपी नहीं है। BTech करने के बाद बेटे नितिन यादव भी स्कूलों का दायित्व संभाल रहे हैं। नितिन की पत्नी डॉक्टर पुण्यप्रिया यादव इन दिनों अस्पताल की स्थापना की प्लानिंग कर रही हैं। यह सत्यवीर के परिवार का सामान्य सा परिचय है। आगे आप हमारी सहयोगी शैली शर्मा से हुई सत्यवीर यादव की बातचीत और उनके स्वजनों से हुई कोमल राव की बातचीत सुनेंगे। आइए सुनते हैं। सत्यवीर जी, आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके गांव के बारे में, आपके बचपन के बारे में, कहाँ से स्कूलिंग हुई है और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, सबके बारे में आप मुझे थोड़ा संक्षेप में बताइए। मेरा गांव नौताना है। ये महेंद्रगढ़ जिला और भिवानी जिला, आजकल के दादरी जिला के बीच में पड़ता है। लास्ट गांव है, छोटा सा गांव है। जमीन के अंदर को ज़्यादा जमीन नहीं है गांव के अंदर। और एक सीमांत किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर पानी था नहीं जमीन के अंदर, हमारे गांव के अंदर नीचे पानी था नहीं, उसके कारण कोई खेती बहुत अच्छी तो होती नहीं थी। और उसके कारण हमें लगा कि एक पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। 10वीं तक तो मैंने अपने गांव से पास आउट किया। हर बार मैं स्कॉलरशिप लेता रहा। 8वीं में मैंने हरियाणा के अंदर मेरी एक बहुत अच्छी पोजीशन थी जिससे मुझे 9वीं 10वीं का स्कॉलरशिप मिला। 5वीं में भी मैंने एक बड़ा एग्जाम दिया जिसके अंदर मुझे 6th 7th 8th में स्कॉलरशिप मिला। 10th से पास आउट करने के बाद मुझे 11th 12th में स्कॉलरशिप मिला। ये मैंने 11th 12th मैंने किया हिसार के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ से फिर मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने चला गया लुधियाना में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। वहाँ भी मैं थ्रू आउट द कैरियर ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का स्कॉलर हो रहा। वहाँ से पास आउट करने के बाद मैंने नौकरी की 3 साल एस्कॉर्ट्स में, और फिर मेरा IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो गया। एडमिशन तो मेरा पहले भी हो गया था, पर क्योंकि मैं एक सीमांत किसान का बेटा था, पिताजी ने बोल दिया कि भाई जो पढ़ाई का जो खर्चा होता है वो मैं नहीं दे पाऊंगा। और वो जायज़ थे, उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने बाकी 2 को भी पढ़ाना था। तो मैंने उस साल ड्रॉप कर दिया IIM को। फिर 3 साल मैंने पैसे इकट्ठे किए नौकरी करके।
इकट्ठे करने के बाद फिर दोबारा मैंने IIM में अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं IIM अहमदाबाद में चला गया। वहाँ भी मुझे स्कॉलरशिप मिला और 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। दोनों साल में इंडस्ट्रियल स्कॉलर रहा। IIM के बाद आपने सीधा जॉब की या फिर आपने सीधा बिजनेस शुरू किया? IIM के बाद सीधा मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एज एरिया मैनेजर ज्वाइन करवा दिया और बाद में उन्होंने मुझे प्रमोट किया रीजनल मैनेजर के लिए। उसके बाद मेरा बजाज ऑटो में डिप्टी जनरल मैनेजर का सिलेक्शन हो गया पुणे में, बट मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया और मैं अपने बिजनेस में आ गया। आपका स्कूल खोलने का विचार कहाँ से मन में आया? क्या आपको लगा कि क्यों खोलना है स्कूल? देखिए, बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि मैं विचार उजागर हुआ ये? बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं नौकरी नहीं करूंगा लंबे टाइम पर, क्योंकि मैं सीमांत किसान का बेटा था, पूंजी थी नहीं, ना परिवार में कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का कोई प्लानिंग थी। गांव में तो उल्टा बिजनेस करने वाले को बड़ा नेगेटिव सा मानते थे। तो पूंजी ना होने के कारण मैंने सोचा पहले मैं जॉब करूंगा, उस जॉब से मैं पैसे इकट्ठे करूंगा और जब मेरे पास पैसे ठीक से इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो मेरा पहले से ही प्लान था। फर्स्ट और- टाइम आपने स्कूल कब से खोले थे? कहाँ से खोला था? पहले मैंने गुड़गांव में आके MRF का टायर का शोरूम खोला। MRF के टायर की रबड़ की फैक्ट्री लगाई, MRF के टायर का शोरूम खरीदा और मैंने उसी टाइम ट्रैक्टर की एजेंसी ली न्यू हॉलैंड की और मैंने सीड का बिजनेस भी किया। और कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि अब मुझे किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और लकीली वो बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे स्कूलों के माध्यम से छोटे छोटे कामों से, मतलब एक स्कूल की ऑक्शन थी, मैं उसमें चला गया और भगवान की कृपा थी कि उस ऑक्शन के अंदर मुझे वो जगह मिल गई और मैंने पहला स्कूल स्टार्ट किया। कौन से सन में? ये कहानी है 2002 की। 2001 में ऑक्शन किया था हमने, 2001 में ऑक्शन में ले लिया था, 2002 में हमने स्कूल चालू कर दिया था। थोड़ा अपने माता पिता के बारे में बताइए कि वो क्या करते थे? मेरी माँ एक हाउस मेकर थी। जैसे घर में उस टाइम में औरतें होती थी, बच्चों को पालना, परिवार को संभालना। कलकत्ता में ज़्यादा टाइम उन्होंने निकाला क्योंकि पिताजी कलकत्ता में ट्रक थे और कोई ट्रक भी कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं थे, 1-2 ट्रक था। पिताजी ड्राइवरी भी करते थे और अपने ट्रक भी संभालते थे। 2 ट्रक थे, परिवार भी बड़ा था, 4 भाई थे पिताजी और, तो 2 भाई कलकत्ता में रहते थे, 2 भाई गाँव में खेती करते थे। खेती में 50-60 एकड़ का चारों भाइयों का जमींदारा था। मेरे हिस्से में लगभग 4 एकड़ जमीन आई है मेरे पिताजी से और नौताना में आज के दिन में 30 लाख रुपए एकड़ का भाव होगा। तो आप समझ लीजिए मेरी जो इनहेरिटेंस आई है वो 1 करोड़ 20 लाख के लगभग की मेरे पिताजी से आज की वैल्यू में आई है। अब आपके बिजनेस की बात करते हैं। यूरो ग्रुप्स के इस टाइम पे कितनी ब्रांचेस है, कितने टीचर्स है, कितने स्टूडेंट्स है, मतलब कितने लोगों का प्रबंधन आप कर रहे हैं? आज के दिन में यूरो की 17-18 ब्रांचें हैं, जिनमें से 12-13 ब्रांचें चल रही हैं। 3-4 ब्रांचें अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इस साल ऑपरेशनल हो जाएंगी। लगभग 13-14 हज़ार के लगभग बच्चे हैं, 2,000 के लगभग टीचर्स हैं और 1,000-1,500 का सपोर्टिव स्टाफ है। तो रफली 3,000 बच्चे, 3,000 लोग एम्प्लॉइज यूरो के अंदर आज जुड़े हुए हैं। यूरो रीजनल ऑपरेटर है। गुड़गांव में हमारे 8 स्कूल हैं, 2 फरीदाबाद में आ रहे हैं, रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में, भिवाड़ी में, कनीना में। ये हैं हमारे पास टोटल मिलाकर ऐसे 18 स्कूल के लगभग है। ये थोड़ा विषय से हटकर है कि आप मुझे बताएं कि जैसे देखा है, हमने सुना है कि आपके परिवार के राजनीति में रुचि कैसे जागी? देखिए, मेरे दिमाग में क्लियर था जब मैं नौकरी छोड़ रहा था या पहले स्टार्टिंग में मेरे को पक्का था कि मैं अपने समाज की सेवा करूंगा, अपने इलाके की सेवा करूंगा, इसलिए मैं अपने इलाके में आया। तो राजनीति भी एक माध्यम, मुझे लगता था कि अहिरवाल एक बहुत ही सुखी धरती है। यहाँ कोई ना तो इंडस्ट्रियल एरिया है, ना कोई बड़ी नहरें हैं और खेती का जो लेवल है वो बहुत छोटा है। सीमांत किसान है, 2 एकड़ वाले, 3 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले, आजकल तो उल्टा आधे एकड़ में चला गया है। तो मुझे लगा कि राजनीति एक माध्यम हो सकती है जिसके द्वारा मैं अपने इलाके में कुछ चेंजेस ला सकूं। मैंने काफ़ी बड़े बड़े राजनीतिकों को पढ़ा। राजनीति मेरे लिए पैसा कमाने का मकसद नहीं था, ना मेरे लिए है और ना पावर के पीछे मैं भागा। मेरा एक इंटरेस्ट था कि इस इलाके की तरक्की कैसे हो, उसके लिए मैं राजनीति में आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 4-5 कारण है जब मैं अपना लगाता हूँ। किसी भी अच्छे औद्योगिक घराने को डेवलप करने के लिए आपको बिजली चाहिए। अडानी की बिजली आ रही है पीछे से, गुजरात से,
और ये अहिरवाल के अंदर से घुसती हुई महेंद्रगढ़, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से होते हुए गुड़गांव में आ रही है। रोड्स अच्छे बन गए हैं किसी भी अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया को होने के लिए। तीसरा, शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए और ट्रेंड मैन पावर होनी चाहिए जो अहिरवाल में है। तो जब मैं राजनीति में आया, मेरा मकसद केवल एक था कि इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, मेरा और कोई मकसद नहीं था। फिर Purpose. आपने इस कड़ी में जुड़ करके कोई सामाजिक कार्य भी किए होंगे, तो कोई आप सामाजिक कार्य बताइए। देखो, साथ में जब भी मैंने लगा कि किसी बच्चे को, किसी बच्ची को कोई सहायता चाहिए मेरे गांव की, और मैंने उसकी सहायता की। एक चंपा फाउंडेशन के नाम से, मेरी माँ के नाम से एक फाउंडेशन भी है, और हम समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाते भी रहे। शिक्षा में के बारे में फिर कई बार हमने कड़वे घूंट भी पिए कि हमें लगा कि ये चीज़ ठीक है और वहाँ बोलने से नुकसान है, पर हमने इसकी परवाह नहीं की। हमने सत्य को सत्य कहा। मैंने लगभग 15 साल से मैं आर्टिकल लिखने लगा कि किसान भाइयों, खेती छोड़ दो और पढ़ाई के माध्यम से अपने आप को एक डेवलप्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनो। मेरे आर्टिकल्स कई जगह पे आए जिनके अंदर मैंने ये कहा कि भाई प्राइमरी इकोनॉमी से निकलकर एक सर्विस इंडस्ट्री में आ जाओ और वो नॉलेज की इंडस्ट्री में आ जाओ। तो मेरा एक और पॉइंट था कि क्या इसको एग्रेरियन सोसाइटी से नॉलेज सोसाइटी में हम अपने इलाके को कन्वर्ट कर सकते। उसके लिए मुझे लगा स्कूल एक अच्छा माध्यम है और हमारे स्कूलों ने ये काफ़ी अच्छा काम किया। यदि आप कनेना में देखें, रेवाड़ी में देखें, धारूहेड़ा भिवाड़ी में देखें, गुड़गांव में देखें, यूरो का जो रिजल्ट है वो बहुत टॉप का है। लास्ट ईयर हमने तमन्ना यादव, रेवाड़ी के हमारे स्कूल ने हरियाणा की टॉप पर दी 12th की, CBSE 12th, तमन्ना यादव। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई का लेवल क्या है। जैसे कि एक हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे पल आते हैं जो यादगार बन जाते हैं लंबे समय तक, तो कोई एक ऐसा पल जिसको आपको करके आपको या अच्छा लगा हो, कोई एक पल बताइए ताकि हमारे दर्शक भी देखें। ऐसा टाइम आया कि हमारी कारें बिक गई, घर सब कुछ बिक गया, रोड पर आ गए, कहीं पीछे मतलब भाई से मतलब है ना उसका स्कूटर मांग के अपना काम किया। तो देखिए, ये तो मतलब ये एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है ना, उसकी जिंदगी में सुख और दुख तो चलते रहेंगे। ऐसा भी टाइम था कि भाई आज ज़्यादा फ्रूट नहीं लेकर आने हैं, आज ज़्यादा मतलब भाई ध्यान से करना है। मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ रही उस मामले में। और कई बार जैसे वर्कर्स का, जब हमारे पास 40-40 वर्कर हुआ करते थे, रात दिन फैक्ट्री चलती थी, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे लगातार फैक्ट्रियाँ चलती, उसके खाना बनाती थी। मतलब मैंने जिंदगी में कई बार मैं इसको जो है ना, मैं खुद भाड़ जोकता था। पुराने टाइम में लकड़ी के वो हुआ करते थे, लकड़ी डालते थे और उससे मतलब बॉयलर होते थे, तो मैं 4-4 घंटे बॉयलर पे काम भी करता था। कई बार मैं गाड़ी अपनी खुद की चला के ले जाता था, क्योंकि मेरे लिए सुख और दुख, जैसे मैंने कहा ना, बहुत बड़े मायने नहीं रखते, आज भी नहीं रखते हो। मैं आज भी कोई किसी बहुत बड़ी कामयाबी से बहुत खुश नहीं होता और बहुत बड़े नुकसान से मैं टेंशन में नहीं होता। गीता का ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को मैंने बहुत गहराई से अपने साथ लेकर चला है। मैं समझता हूं कि जब आप एक जर्नी पे चलते हैं तो सुख और दुख तो आते रहेंगे, कभी हमेशा आपकी बढ़ाई नहीं होगी, हमेशा आपकी बुराई नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है। क्या आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आपने ठीक किया या गलत किया। मैं कभी दूसरों की बात बोलने से अपने जिंदगी का फैसला नहीं लेता। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। आपने पुराने समय की पढ़ाई को भी देखा है और आज के समय की पढ़ाई को भी देखा है, तो इसमें क्या बदलाव आया है और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला जरूरी है, 20 साल में बहुत बदलाव आए। हमारा जो महेंद्रगढ़ जिला था, जो बहुत ही गरीब कमजोर जिला था, पढ़ाई के माध्यम से धीमे धीमे बढ़ने लगा। हम जैसे बच्चे निकले जो स्कॉलरशिप्स के माध्यम से आगे पढ़ाइयाँ ऊंचा करते गए और हम अपने इलाके के लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए। मैं जानता हूँ मेरे गांव में कई औरतों ने अपने बच्चों का नाम सत्यवीर रख लिया, क्योंकि भाई कोई कामयाब होता है, भाई इसने ये टॉप किया, इसने ये किया, तो उसके नाम से रख लिया। लोग ये कंपैरिजन करने लगे, भाई तेरे में हिम्मत है तो सत्यवीर का मुकाबला करके दिखा। अपने बच्चों में औरतें अपना जागृत करती थी, मेरी रिश्तेदारियों में जागृत करती थी। जहाँ मैं जाया करता था तो रोल मॉडल रहा,
रोल मॉडल का मतलब क्या है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा, फिर जो शिक्षा है ना, उसने मेरे को ट्रांसफॉर्म किया। मैं जो सोचता हूँ, मेरे गांव के मेरे स्कूल में हेडमास्टर कंवर सिंह यादव हुआ करते। आज मैं हर बार उनका नाम लेता हूँ। उनका जो हमारी पढ़ाई का माध्यम था, 2 घंटे पहले आते स्कूल लगने से, सरकारी स्कूल में पढ़ता था क्योंकि ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस टाइम प्राइवेट थे भी नहीं, तो वो 2 घंटे स्कूल से पहले आते थे, हमें पढ़ाते थे फ्री में, थ्योरम पढ़ाते थे मैथमेटिक्स का, और हमें मोटिवेट करते थे, बेटा ये करो ये करो ये करो। हमें अच्छे गुरु मिले। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में गए तो वहाँ भी बहुत डॉक्टर एस.आर. वर्मा जैसे महान शिक्षाविद मिले। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव आया है, क्या देख रहे हैं आप? उसके बाद जब मैं आया, अहमदाबाद गया, तो वहाँ हमारे देखे प्रोफेसर वी.एल. मोटे, जिनको हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन 15 साल तक ORG मार्क के द्वारा किया गया। आप मानिए मैडम, वो रात के टाइम में जब भी हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आता था, हम उसके घर पे चले जाते, वो हमारे लिए कॉफी बनाते और हमें पूरा समझाते, पढ़ाते फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसी को देखते हुए क्या आज ऐसा पॉसिबल है, आज ऐसे टीचर मिलते हैं? आज तो इससे भी आगे बढ़ रहा है मैम। आपको बतलाऊं, एकलव्य होना चाहिए। एकलव्य को अर्जुन बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे स्कूल का बेस है मेरा बेटा नितिन यादव, जो इस इलाके का जो सबसे टफ एरिया है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवाड़ी, धारूहेड़ा कोच रन करता है। आज आप एक एकलव्य बता दीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाएगा। कितने कितने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं नितिन, बताना जरा। क्योंकि एक्चुअली ये आप सोचते हैं हर स्कूल वाला क्या चाहता है, अरे एकलव्य को तो अर्जुन कोई भी बना देगा, क्योंकि उस पर थोड़ी सी वर्किंग करके बहुत ज्यादा टॉप निकाला जा सकता है। पिछले साल इसी का एक बच्ची थी जो 12वीं क्लास की टॉप किया, तमन्ना यादव, हरियाणा को टॉप किया CBSE में। और सैनिक स्कूल में हमेशा टॉप 5वीं, 6वीं, 7वीं पोजीशंस रही है। लास्ट ईयर हमारा टॉप पे पूरे इंडिया को टॉप किया, और इस साल भी हमारा कौन सी पोजीशन पे था? 5th रैंक ऑल इंडिया। तो पढ़ाई, हम जानते हैं पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्लियरली, आज अकेले नौकरियों के पीछे ना भागे, एंटरप्रेन्योर बने, और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। मेरा क्या मानना यह है कि रिचनेस डजंट मीन हैविंग मनी, रिचनेस मीन्स हैविंग एक्सेस टू चीप मनी। यानी बैंक का पैसा, सस्ता पैसा कि यदि आपके पास एक्सेस है तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपकी वर्किंग अच्छी है, और आपका ध्येय क्लियर है, और आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर है, आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, तो पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि आपकी कामयाबी के साथ पैसा एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। पैसे के पीछे ना भागे, अपने काम के पीछे भागे, अपने मकसद के पीछे भागे, अपने ध्येय के पीछे भागे। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई हमसफर होता है, तो आपके जीवन में आपका साथी हमसफर कौन रहा जो अभी तक आपके साथ है और आपका हमेशा सहयोग करते हैं? देखो, एक जब मैंने नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योर बना था, मैं जानता था कि आसान लाइन तो नहीं है। मेरे ज़्यादातर क्लास फेलो कंपनियों के अंदर काम करते थे। हम लोगों की 5 स्टार लाइफ थी, 5 स्टार होटल्स अलाउड थे, बाई एयर अलाउड था, काफ़ी अच्छी तनख्वाहें होती थी, गाड़ियाँ, नौकर, सब कुछ कंपनियों की तरफ से मिलता था। छोड़ने का मतलब था कि एक बार बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, उस टेरिटरी में घूमना जिस टेरिटरी को कभी आप जानते नहीं थे, जिस इलाके को, जिसमें जानते नहीं, जिस प्रोफेशन को, उसके अंदर काम करना। तो यदि इस इलाके की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो साथ दिया वो मेरी वाइफ ने दिया। इसने क्या करा कि बच्चे भी पाले, उस टाइम बच्चे छोटे थे, बच्चे भी पाले और फैक्ट्री भी संभाली, कंस्ट्रक्शन भी संभाली। आज भी अपने सारी कंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखती है। और जब बुरा टाइम आया, चलो वैसे तो हम नॉर्मल गरीब परिवारों के थे, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, अमीरी हमने कभी बहुत ज़्यादा देखी नहीं थी। लेकिन जब ज़्यादा ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आदमी को ये नहीं पता, प्रैक्टिकली मैं आपको बतलाऊं, मैं एक आदमी के पैसे नहीं दे पाया था, उस आदमी ने मेरे हाथ से मेरी कार की चाबी छीन ली थी। आपको बतलाऊं, रेवाड़ी का स्कूल में अभी बता रहा हूँ, 100 आदमी लेकर छत डल रही थी, मेरा एक क्लास फेलो आ गया, उस टाइम मैं नहीं था वहाँ पर, वो ऊपर गया, कहता यार तेरी वाइफ तो छत पे बैठी हुई इतने आदमियों को संभाल रही है,
तो ये सोचिए कि रात के 12 बजे 1 बजे ड्राइवर के साथ वापस रेवाड़ी से गुड़गांव आना छत डालने के बाद, क्योंकि रात के 2 बज गए 3 बज गए, रात के 2 बजे घर में पहुंच रही है। सोचिए बच्चों का क्या हाल रहा होगा। संघर्ष मेरी नियति थी और वो मेरे खुद के द्वारा चुनी हुई थी, बट उस संघर्ष में सरला यादव हमेशा लगी रही। और क्योंकि इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी इस टाइप की, कंस्ट्रक्शन करवाना, और आज हमारे पास समझ लीजिए कम से कम 15-20 लाख स्क्वायर फीट तो कवर्ड एरिया बना हुआ है, क्योंकि आजकल कोई भी स्कूल 1 लाख स्क्वायर फीट से कम नहीं बनता। तो सोचिए कितना ज़्यादा काम होता है वो पूरा एक सारे उस सिस्टम को देखना। जब मैं पॉलिटिक्स में चला गया था तब सारे स्कूल को संभालना, सब काम, मतलब काफ़ी इसने बहुत मेहनत की, सहयोगी रही। तो सरला जी, आपका सत्यवीर जी के घर कब आना हुआ, मतलब शादी कब हुई आपकी? मेरी 84 में। 84 में। हाँ जी। तो जो स्कूल का बिजनेस है, जो भी आप लोगों का बिजनेस है, वो सब आपके आने के बाद शुरू हुआ या पहले से ही वो उस काम में लगे हुए थे? मेरे आने के बाद ही हुआ सारा, सब कुछ आपके आने के बाद शुरू हुआ है। तो जब आप आए थे, MBA भी इनकी मेरे आने के बाद हुआ, शादी के 1-1.5 महीने। तो जब आप आए थे उनकी पढ़ाई चल रही थी? हाँ, नहीं पढ़ाई नहीं चल रही थी, एग्जाम दिया था इन्होंने। एग्जाम दे दिया था। हाँ, पास आउट जब हुए थे जब मेरी शादी हो गई थी। तो अगर हम उस टाइम का समय देखें और अब का देखें तो कितना बदलाव आया है? काफी पहले घर बार कैसा था, अब कैसा है, थोड़ा डिटेल में। पहले क्या बताऊं पहले ठीक था, बीच का था। नहीं, जैसे उन्होंने अभी बताया कि एक हाँ। टाइम ऐसा आया था कि सब कुछ बेचना पड़ा था, सोच वो तो हमने जब वो समय कैसा हाँ, था? जब नौकरी छोड़ के आए थे हम, महिंद्रा नौकरी छोड़ के आए थे, उसके टाइम हम गुड़गांव में आए थे 91 में। उसके बाद थोड़ी हमारी हालत खस्ता हो गई थी, तो जब काफी। जब गाड़ी भी बिक गई थी, बच्चे भी छोटे छोटे थे, सारा काम में जैसे कोई ट्रैक्टर मिल गया तो दोनों बच्चों को उठा के उसके अंदर भी चली जाती थी मैं काम कराने के लिए, फैक्ट्री के अंदर। आपने भी काम कराया? काफी काम किया फैक्ट्री के टाइम, जब इन्होंने नौकरी छोड़ी उसके बाद मैंने काम किया। तो अभी आप स्कूल का भी आप देखते हैं थोड़ा बहुत? मैं स्कूल का भी देखती हूँ, घर का भी देखती हूँ, दोनों। तो स्वाति, आपने अपने पापा की जर्नी देखी है पूरी, उनका बैकग्राउंड देखा है, उनकी हिस्ट्री देखी है, तो आपने सिर्फ उनकी ऊंचाइयां देखी है, संघर्ष भी देखा है उसमें? मुझे जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो सबसे पहली मेमोरी जो मुझे आती है वो मुझे याद आती है कि हम लोग फैक्ट्री के एक छोटे से कमरे में, हम 4 लोगों का परिवार था जिसमें माता पिता, मैं और मेरा छोटा भाई थे। हम चारों रहते थे और मुझे उस समय के सारे अच्छे बुरे पल याद हैं। उस समय मुझे याद है एक बार कभी घर पे ब्रेड आई थी और वो शायद किसी ने खा ली थी, तो मम्मी ने वो एकदम से छुपा दिया वो रैपर, क्योंकि मम्मी हमें ये महसूस नहीं कराना चाहती थी कि मैं कुछ चाहती हूँ और वो चीज़ वहाँ पे है नहीं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी अपने पेरेंट्स के बारे में कि उन्होंने हमारे बुरे वक्त में कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। तो आजकल मैं देखती हूँ स्कूल में भी और वैसे भी देखती हूँ कि आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक लैविश लाइफस्टाइल खुद भी जीते हैं और अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, चाहे उनकी जेब में पैसे ना हो। पर मुझे अपना वो पुराना समय ज़्यादा अच्छा लगता है, जब जेब में चाहे पैसे कम थे पर हम बड़े सीमित तरीके से रहते थे और हमेशा ये महसूस कराया जाता था कि आप बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप अमेरिका रिटर्न है, आप वहाँ पढ़ के आई हैं, आपकी पढ़ाई वहाँ पे हुई है, तो ऐसा माना जाता है, देखा भी ऐसा जाता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वहाँ के लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं। पर आप वहाँ से वापस आई और यहाँ की राजनीति में आपने कदम रखा, तो ये चेंज कैसे आया? सब आपकी इच्छा थी या पापा की भी सलाह थी उसमें कुछ? एक्चुअली क्या था कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं विदेश चली गई थी, और जब आप इतने छोटे होते हैं और आपको ऐसा एक्सपोजर मिलता है बाहर जाने का, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल अपना जीने का, खुद पढ़ाई करने का, नौकरी चुनने का, करने का, तो आप बहुत इंडिपेंडेंट अपने हर एक तरीके में हो जाते हैं और अपने सारे डिसीजंस खुद ही लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली क्योंकि मुझे समय से ज़्यादा प्रोग्रेसिव दोनों माता पिता मिले। तो मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे मेरी जीवन के सारे निर्णय खुद लेने दिए हैं
और मैं मानती हूँ कि ये सभी पेरेंट्स को करना भी चाहिए। तो जब मैं यूएस में रह रही थी, मैं वहाँ पर अच्छी नौकरी कर रही थी। वहाँ पर मैं लगभग 1.5-2 करोड़ का मेरा पैकेज था जो मैं कमा रही थी। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे थी मैं वहाँ पर, जहाँ मैं ये सोच पा रही थी कि मैं वहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकती हूँ। मुझे याद है, मैं एक फैमिली वेकेशन, एक ट्रिप पे मैं यहाँ पर आई थी और हम चारों जो हैं, हम इंडिया में ही कहीं घूमने गए थे। और वहाँ से वापस जब मैं यूएस गई, उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आई। और कहीं न कहीं मैं वो उस 26-27 साल की थी जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे वापस इंडिया आ जाना चाहिए और जो काम मैं विदेश में कर रही हूँ, वही काम यहाँ करना चाहिए, यहाँ वो सर्विसेज़ डिलीवर करनी चाहिए। और यहाँ आके मुझे ये भी महसूस हुआ कि महिलाओं के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी कि सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ 10% महिलाएँ जो हैं फैमिली बिज़नेसेस को लीड कर रही हैं। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सिर्फ महिलाएं लीडर्स जो हैं वो सिर्फ 18% पूरी दुनिया में हैं। और अनेकों ऐसे बिजनेसेस हैं, जैसे ये मैंने सूट पहना है, नल्ली का है, वहाँ पे एक फीमेल जो हैं उस जो डॉटर हैं वो उस बिज़नेस को लीड कर रही हैं। इसी तरह से गोदरेज है, अनेकों ऐसी स्टोरीज़ हैं हमारे सामने इंडिया में और विदेश में, जहाँ पर महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, वो फैमिली बिज़नेस को आगे लेकर जा रही हैं। मेरा ये बहुत दिल की गहराइयों से मानना है कि जैसे अभी आप पिताजी से पहले बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गुड़गांव इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वो गुड़गांव उनको अपनाने के लिए रेडी था। और जब मैं इंडिया आई उस ट्रिप पे, तो मुझे लगा कि इंडिया एक फीमेल लीडर के लिए, एक मेरे लिए रेडी है। और मुझे लगा उस समय कि वो समय सही था वापस आने का और भारत को जो है अपनी मातृभूमि पे वापस आके और यहाँ काम करने का। तो पापा से आपको जो सब विरासत में मिला है, उसको लेकर आपका रोड मैप क्या है? आप अपना भविष्य उसी लाइन में बनाना चाहती हैं, फैमिली बिजनेस को ही आगे लेके जाना चाहती हैं, आपकी इंडिविजुअल भी कुछ चॉइस है, कोई पैशन है जो आप फॉलो करना चाहती हैं? देखिए, ऐसा है कि इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ गया है। अगर मैं सही मायने में बात करूं, आज आप सब लोग यहाँ पर सामने हैं, हम एक आईफोन पे शूटिंग कर रहे हैं, कैमरा पे शूटिंग कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले शायद लोग ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। आज इतने सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, नए नए तरीके के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बल्कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में क्या होने वाला है। तो आज ये प्रिडिक्ट करना कि मैं क्या करूंगी, वो तो शायद मुझे खुद को भी नहीं पता। पर मुझे ये ज़रूर पता है कि एक चीज़ जो मेरे पिताजी से मैंने सीखी है, वो ये है कि मरते दम तक मैं काम ज़रूर करूंगी और जहाँ रहूंगी वहाँ अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देने का काम ज़रूर करूंगी। ठीक है, धन्यवाद। नितिन जी, पापा के बारे में, आपके बारे में हमने अच्छे से जाना। अब आप ये बताइए कि आपकी जो लाइफ रही है उसमें आपके पापा की क्या भूमिका रही है? फाइनेंशियली तो सपोर्ट किया ही होगा, लेकिन इमोशनली आपका बॉन्ड कैसा रहा है उनके साथ और आपकी क्या जर्नी रही है? पापा के साथ मैं बात करूं तो जनरली पापा जैसे का शुरुआत पापा ने की अपनी काम की, पढ़ाई की, बिजनेस की। तो जब पापा यहाँ पे आए, गुड़गांव में आए, तब मैं खुद 1 साल का था। जैसा कि पापा अभी पहले थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि मैं सिर्फ 1 साल का था जब पापा आए यहाँ पे। तो मेजॉरिटी टाइम मैं बात करूँ तो पापा जब भी वापस आते थे तो हम थोड़ा बहुत खेल लेते थे, कभी कभी पापा ने पढ़ा दिया। मगर अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी टाइम पापा ने सबसे पहले अपने बिज़नेस को दिया। और बिज़नेस में पापा ने इतना मेहनत की मेरे हिसाब से कि पापा की बात अगर मैं बोलूँ कि 1980 के अराउंड में पापा ने बीटेक और IIM अहमदाबाद से MBA कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब पापा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है ही हैं, मगर अगर बात की जाए तो उससे भी ज़्यादा पापा हार्ड वर्किंग है। मतलब जितने इंटेलिजेंट हैं उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं पापा को ये चीज़ कहता हूँ और उन्हीं से ही मैंने ये सारी चीज़ें कुछ सीखी भी कि हम कैसे अपने काम के प्रति कितनी डेडिकेशन दिखा सकते हैं। वो चीज़ मैंने पापा से बहुत ज़्यादा सीखी। और डे बाय डे किसी भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें की बात भी हुई, करेक्ट टाइम पे कभी अगर किसी से पैसे ले लिए तो करेक्ट टाइम पे उन्हें करेक्ट टाइम पे लोन वापस करना, करेक्ट टाइम पे किसी को सैलरी देना, सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये चीज़ मैंने बहुत छोटी छोटी टाइम मतलब पापा के साथ अपनी जर्नी में सीखता रहा। अगर मैं खुद की बात करूं तो फिर पढ़ाई, पापा कभी पढ़ाई करा देते थे, कभी खेल लेते थे।
बचपन की कुछ छोटी छोटी ऐसी यादें याद है। तो आपने उनका बिजनेस कब ज्वाइन किया, कितना टाइम हो गया कि आप उनके साथ हाथ बटा रहे हैं? मैंने 2013 में बिज़नेस को ज्वाइन किया था। मैंने बीटेक की है। बीटेक जस्ट करने के थोड़े टाइम बाद, महीने 1.5 महीने बाद मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया था। तब हमारी कुल मिला के 4 ब्रांचेस थी। आज हमारी कुल मिला के 16 ब्रांचेस हैं, जिनमें से 13 ब्रांचेस वर्किंग हैं और 3 ब्रांचेस ऐसी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो उस समय 4 ब्रांचेस की बात करूँ तो सेक्टर 45, सेक्टर 10, रेवाड़ी और कनीना, ये ब्रांचेस थी। मैं जब आया था तब जब जस्ट रेवाड़ी शुरू ही हुआ था, तो मेरे को पापा और मम्मी ने कहा था कि आप जाइए, हमारी जो सबसे नई ब्रांच है रेवाड़ी, वहाँ जाके काम करिए। तो मैं वहाँ पे गया। फिर रेवाड़ी में हम धीरे धीरे करके ग्रो करते रहे। फिर कनीना में कुछ इशू आ रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया था। फिर धीरे धीरे हमने उस चीज़ को भी पकड़ा, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसके बाद कनीना को भी 1 से 2 साल में हमने रिवाइव कर दिया। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको एलिमिनेट कर दिया और नई और उसे बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया। तो जो तरीका आपके पापा का था बिजनेस करने का, जो उनके रूल रेगुलेशंस थे, आपका भी सेम वही आपने फॉलो किया, या कुछ ऐसी नई टेक्निक्स लेके आए, कुछ नई फैसिलिटीज आपने दी हो लोगों को जो उनके टाइम में नहीं थी और जो बेनिफिशियल हो काफी? मेन जो मार्गदर्शन था वो तो फादर का ही था। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेन जो मार्गदर्शन था कि मैं तो सीधा उठ के एक स्टूडेंट लाइफ से उठ के आया था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम से मैंने आते ही बहुत कुछ चेंज कर दिया। नहीं, पहले मैंने सीखा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। 1-2 साल तक तो मैं ये मानूंगा कि मेरा सिर्फ लर्निंग पीरियड ही चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो चीज़ें जो मैंने खुद पढ़ाई में, मेरे स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर कह लीजिए कॉलेज में जो मैंने चीज़ें सीखी, वो मैंने धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करता रहा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक करता रहा। जैसा कि अभी फादर बता भी रहे थे कि हमारे यहाँ आप बात देखेंगे तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं हम, कि हमारे बच्चे की, अगर कोई बच्चा चाहे वो कैसा भी है पढ़ाई में, उसे हमारा माइंडसेट सिर्फ ये होता है कि उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे करते रहें। आप अभी जो सर बता रहे थे कि मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की बात जैसे कर रहे थे, हम अकेले स्कूल हैं जो पिछले 3 साल से टॉप 5, ऑल इंडिया टॉप 5 में रैंक दे रहे हैं। पिछले 6 साल से हमने मिलिट्री स्कूल, मतलब हम शायद अकेले उन स्कूलों में से एक होंगे या कुछ स्कूलों में से एक होंगे जो पिछले 6 साल से मिलिट्री स्कूल में रिजल्ट दे रहे हैं। जेई हो गया, नीट हो गया, NTSC हो गया, सब जगह हमने रिजल्ट दिया। यहाँ तक कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में बात की जाए तो छोटी छोटी बारीकियों की बात होगी तो म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, हम सब के ऊपर पूरा एक फोकस रखते हैं ताकि बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होगा हम उसे उस तरीके से आगे बढ़ा सके। आपका जहाँ इंटरेस्ट है बच्चे का, हम वहाँ, मतलब बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होगा बच्चे को वहाँ आगे बढ़ाया जा सके। ये हमारा फोकस है और इसी तरीके से हमने अपनी यूरो ग्रुप की तो आपको जो इतना बड़ा साम्राज्य मिला है, जो स्कूल्स मिले हैं, उनको लेके अब आपका क्या रोड मैप है? आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मैं स्कूल्स को एक सोशल सर्विस मानता हूँ और मैं यही चीज़ मानता हूँ कि हमारा यही काम है कि हमें अपने जो बच्चे हैं उनको, एक मैंने थोड़े दिन पहले एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि हम अपने जो ज़िंदगी होती है ना, ये हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना उनसे उधार में लेते हैं एक तरीके से, ना कि हम पुरानी जनरेशन से हमें कुछ मिलता है, नहीं है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ उधार में से लेते हैं ये ज़िंदगी को और ये चीज़ को। तो इसीलिए हमारे को जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है ना उसको बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करना है जो कि हमें मिला, और ऐसा ही शायद हमारी पुरानी जनरेशन्स ने भी किया। तो हमारा इसी तरीके से है कि स्कूल के अंदर की आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम कितना आसानी से और क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर सकें, क्या क्या चीज़ें हैं आज के टाइम पे बेटर से बेटर क्या चीज़ दे सकें, ये चीज़ मेरा माइंडसेट है। और स्कूल्स के अंदर हमारा यही है कि हम, जैसे कि ये सोशल सर्विस है, तो सबसे पहले स्कूल्स में क्या बच्चों के लिए क्या बेटर किया जा सकता है, वो चीज़ हमारी साइड माइंडसेट रहता है। तो आपसे आज का अंतिम सवाल, अपने पापा की पूरी जर्नी को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाना, क्या कहेंगे उसे? पापा की जर्नी को, एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एक आदमी आया, उसने क्या नाम है, उसने पहले अपनी जॉब की, बिजनेस किया, सोशल सर्विस के थ्रू स्कूल्स में स्कूल्स बनाए, एक इतना बड़ा एम्पायर बना दिया कि शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने यहाँ के लिए वो रोल मॉडल भी हैं असली में, कि मैंने खुद देखा है काफ़ी सारे लोगों को जिनका नाम सतबीर है, मैं मिला भी हूँ, सतबीर, सत्यवीर, ये सारी चीज़ बहुत मिले भी हैं हम।
मेरे खुद के कज़न भाई भी हैं जिनका नाम सत्यवीर है। मैंने बाद में पूछा था कि इनका नाम सत्यवीर कैसे, तो बाद में पता चला असली में वही बात थी कि पापा के नाम पे ही उनका नाम रखा गया। तो मैं पापा को इसी तरीके से कि पापा ने मतलब कितने छोटे से टाइम पीरियड में इतना बड़ा एम्पायर को खड़ा कर दिया, यही चीज़ के ऊपर मैं देखूंगा। आपका इस परिवार में कब आना हुआ? मेरी शादी 2019 में हुई थी, नवंबर 2019, और अभी मेरे को 4 साल हो जाएंगे। और क्या। तो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, आपने जो फैमिली आप आए जब तो काफी वेल डेवलप्ड थे, तो हाँ, आपको जब family मैं कैसी यहाँ लगी? पे आई तो उसके बाद भी आई थिंक मेरे फादर इन लॉ ने 5 to 6 स्कूल्स और बाय किए थे आई थिंक। तो मतलब आपने मेरे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया उन्होंने, और मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको हार्ड वर्क करते देखा है। आई थिंक 24/7 वो वर्क कर सकते हैं। तो आप अभी यहाँ बिजनेस संभालते हैं? मैं देखो अभी वैसे बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, MS गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने अपनी शादी से पहले जॉब की है, लेकिन मेरे पूरी फैमिली बिजनेस में है, तो मुझे थोड़ा अपना ध्यान बच्चे की तरफ देना पड़ा। मेरी डॉटर है अभी 2.5 ईयर की, और उसको मैंने सोचा कि पहले उसको ग्रो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी अभी मैं अपना हॉस्पिटल अपना एक स्टार्ट करने वाली हूँ, खुद स्टार्टअप ही करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे अपने फादर इन लॉ की काफ़ी हेल्प चाहिए, इनकी गाइडेंस चाहिए। इन्होंने काफ़ी एक छोटे से स्कूल से और इतना बड़ा एम्पायर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन जो बोल्ड और फियरलेस हैं वो मैंने फादर इन लॉ से काफ़ी सीखा है।